अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी 1999 में तहरीर की गई थी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। यार, खुदा के लिए इतना झूठ बोलो जितना हम हज़म कर सकें। मैंने सलमान की ताज़ा तरीन खबर पर मुंह बसूरते हुए कहा। तुम यकीन क्यों नहीं करते? सलमान ने ज़रा ज़ोर से कहा। यहाँ तक तो मैं मान लेता हूँ कि तुम टेलीफोन पर लड़कियों से बातें करते हो, गपशप हो गई बस, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अफसाने बना बना कर हमें सुनाते रहो। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। ये अफसाना नहीं मेरे यार, हकीकत है। पहली बार मैंने उससे बात की तो मैंने यूं ही बातों बातों में उससे मिलने को कहा और वो मान गई। मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। सलमान ने फिर से अपनी बात दोहराई। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ। कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती जिसे ज़रा भी जान पहचान ना हो। वो यूं तुम्हारे ज़रा से कहने पर तुम्हारे साथ लंच भी ले ले और शाम तक वक्त गुजार दे। मैंने तंज़ी अंदाज में कहा। अब तू नहीं मानता तो ना मान, मगर ये हकीकत है। सलमान ये कहकर खामोश हो गया। चंद लम्हे यूं ही बीत गए। मैंने उसकी तरफ देखा। वो नाराज़ सा लग रहा था, मगर मुझे उसकी नाराज़गी की कोई परवाह नहीं थी। वो बात मेरे हलक से उतर ही नहीं रही थी, इसलिए मैं कतन नहीं मान सकता था। सलमान मेरा क्लास फेलो ही नहीं, दोस्त भी था। मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ होने की वजह से उनकी माशी हालत ख़राब नहीं तो इतनी अच्छी भी नहीं थी। शायद इस वजह से उसमें लंबी लंबी छोड़ने की आदत थी। मैं ये बात जानता था, इसलिए कभी नज़रअंदाज कर जाता और कभी उसे टोक देता। ऐसा होने के बावजूद वो बहुत पुरखुलूस और अच्छा दोस्त था। हम रोज़ाना शाम को मिलते थे। कुछ देर चहलकदमी करते रहने के बाद शहर के एक मखसूस चौक में आ जाते, जहाँ एक होटल के सामने सड़क तक बिछी कुर्सियों में से किसी दो पर बैठ जाते और खूब गप्पे लगाते। इतने में कुछ और दोस्त भी आ जाते। तब रात गए तक महफिलें जमती। उस रात भी सलमान ने मेरे ख्याल में लंबी छोड़ी, जिसे मैंने मानने से इनकार कर दिया। जब काफ़ी देर तक वो नाराज़ सी शक्ल बनाकर बैठा रहा तो मैं हंस दिया। सुन बेटा, अपना थोबड़ा ठीक कर ले। वो दूसरे आ गए और उन्होंने तेरी ये शक्ल देखकर पूछा तो मैं साफ कह दूंगा कि तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया है। तुम कह देना एक बात जो हकीकत। वो कह रहा था कि एक फ़कीर ने करीब आकर कहा, चाय पीनी है बच्चा। वो सलमान से करीब था और उसी से मांग रहा था। उससे बदबू का भपका उठा, जिससे मैं नाक सिकोड़ कर रह गया। वो फ़कीर इंतहाई गंदे कपड़ों में था। सर के बाल, दाढ़ी और मूछें बेतहाशा बढ़ी हुई थी। मिट्टी में अटे होने की वजह से बालों का रंग ब्राउन सा हो रहा था। मैं उसे एक लम्हा भी बर्दाश्त न कर सका तो जल्दी से कहा, चाय पीनी है ना? इधर बैठ जाओ, पिलाता हूँ। ठीक है। वो निहायत सादतमंदी से एक तरफ ज़मीन पर बैठ गया। मैंने वेटर को बुलाकर चाय का ऑर्डर दिया। तभी मुझे ख्याल आया कि हो सकता है वो बाबा भूखा हो। बाबा, कुछ खाना तो नहीं है? तुम अगर खिला सकते हो तो मिठाई खिला दो, उस फ़कीर ने अजीब से लहजे में कहा। मैंने वेटर को मिठाई लाने का भी कह दिया। इतने में हमारे दोस्त आ गए। उनके आते ही बातें फिर नए सिरे से शुरू हो गईं। सलमान जब काफ़ी देर तक इस बात से दस्तबरदार ना हुआ कि ये हकीकत है तो मुझे गुस्सा आ गया। तब मैंने उसे खूब आड़े हाथों लिया। वो भी गुस्से में आ गया और भिन्ना के बोला, दरअसल इसकी अकल में ये बात इसलिए नहीं आ रही कि इसने कभी किसी लड़की से बात की ही नहीं। ये तो कोई बात ना हुई। मेरे दोस्त ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, पूछो इससे, कोई भी इसकी टेलीफोनिक दोस्त है? इसमें इतनी जुर्रत और हिम्मत ही नहीं है कि किसी लड़की से 2 मिनट बात करे। सलमान ने गर्म होते हुए मेरी दुखती रग पर हाथ रखा। इस मामले में वो ठीक कह रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं यूं रॉन्ग कॉल करता। कुछ अरसा कबल मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन गालियां और झिड़कियां खाने के बाद फिर मेरी हिम्मत न बढ़ी। शायद मैं लाशऊरी तौर पर इस काम को अच्छा नहीं समझता था। सलमान के इस तरह कहने पर मैं दब गया। तब उसने चढ़ाई शुरू कर दी। मामला गर्म होकर ख़त्म हो गया। मामूल के मुताबिक मैं वेटर को बिल देने लगा तो ख्याल आया कि यहाँ कोई फ़कीर भी था। यूं उस रात गर्मा गर्म बहस के बाद हम दोस्त खुशगवार मूड में अपने घरों को हो लिए। उस रात जब मैंने दूध पीकर अपने ऊपर कंबल खींचा, तब न जाने क्यों मुझे सलमान की बातें फिर से याद आने लगीं। कभी सोचता कि ऐसा हो सकता है और कभी नहीं के बारे में अपनी दलीलें देने लगता।
इसी उलझन में पड़ा न जाने कब नींद की आगोश में चला गया। वो रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि फ़ोन की तेज़ आवाज़ ने मुझे जागने पर मजबूर कर दिया। मैंने मध्यम रोशनी में फ़ोन की तरफ देखा जो मुसलसल बज रहा था। मैंने बोझल दिमाग के साथ रिसीवर कान से लगाया और उकताए हुए लहजे में कहा, हेलो हेलो, क्या सो गए थे? एक निस्वानी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। यूं लगा जैसे वो नशे में भीगी हो। इंतहाई सुरीली और लोचदार आवाज़। मेरी नींद हिरन हो गई। जी कौन हैं आप? मैंने पूछा। तारुफ में क्या रखा है? वैसे मुझे एहसास नहीं था कि आप इतनी जल्दी सो जाते होंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ इतनी रात गए आपने फ़ोन क्यों किया? आपका लहजा इतना पुरतकल्लुफ़ क्यों है? सीधे सीधे आप मुझे तुम क्यों नहीं कहते? देखें, आप ना तारुफ करवा रही हैं और ना ही बता रही हैं कि आपने फ़ोन क्यों किया, और फिर बेतकल्लुफ़ भी होने की कोशिश कर रही हैं। कौन हैं आप? मैं कौन हूँ इसका मुझे भी नहीं पता। फ़ोन इसलिए किया कि आपसे बातें करूँ, और बेतकल्लुफ़ इसलिए हो रही हूँ कि आपसे दोस्ती चाहती हूँ। आप मुझे जानती नहीं, मैं आपसे वाकिफ़ नहीं। फिर ये दोस्ती का क्या चक्कर है? आप किन झमेलों में पड़ गए? ये सारे बोझ हटाएं और बातें करें। खूबसूरत सी, प्यारी सी, उसने हंसते हुए कहा। खूबसूरत और प्यारी बातें कौन सी होती हैं? मैंने यूं ही बात बढ़ाई ताकि अंदाज़ा लगाऊं कि वो कौन हो सकती है। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ़ और सिर्फ यही बात आ रही थी कि ये ज़रूर सलमान की शरारत है। वो शायद अपनी बेइज्जती का बदला यूं ले रहा है कि उसकी कोई जानने वाली होगी और उसे इस काम पर लगा दिया, ताकि इससे होने वाली गुफ्तगू के सहारे मैं इससे आगे नहीं सोच सका। इसलिए बड़े तुर्श लहजे में कहा, देखें, अगर आपको कोई काम है तो बोलें, वरना मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। अरे अरे, ऐसा गज़ब मत करें। मैं तो सारी रात बात करने का इरादा रखती हूँ। उसका इतना ही कहना था कि कन्फर्म हो गया, ज़रूर ये सलमान की वजह से है। इसलिए मैंने आराम से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और दोबारा अच्छी तरह कंबल लपेटने ही वाला था कि फ़ोन की घंटी फिर से बज उठी। मैंने फिर फ़ोन उठाया। हेलो, फ़ोन क्यों बंद कर दिया? देखें बीबी, मुझे सोना है। आप प्लीज़ मुझ पर रहम करें। फ़ोन बंद करके सो जाएं, प्लीज़। अगर मुझे नींद ही ना आती हो तो फिर दुनिया में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसे नींद ना आती हो या वो ऊँघता ना हो। अगर आप कोई खुसूसी चीज़ हैं तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? बातें। उसने बड़ी नरमी के साथ एक लफ्ज़ कह दिया। वो इस वक्त मुमकिन नहीं, मैंने झिल्लाते हुए कहा। मगर मेरे पास यही वक्त होता है, उसने बड़े आराम से कहा। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। सिर्फ बातें। उसने फिर से कहा तो मैंने रिसीवर पटक दिया। मैं तवक्को कर रहा था कि वो फिर फ़ोन करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 2 बजने वाले थे। मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं उन्हीं ख्यालों में बहता चला गया कि सलमान ने अपने तौर पर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की है और वो चाहेगा कि मैं उससे फ़ोन वाली के बारे में बातें करूं ताकि वो मेरा मजाक उड़ा सके। मैंने सोचा कि मैं इस बात का कोई जिक्र नहीं करूंगा यहाँ तक कि वो खुद मेरे साथ बात न करे। मैं इन्हीं बातों में उलझा रहा और फिर सो गया। अगली सुबह मेरी आंख फ़ोन की घंटी बजने पर खुली। मैंने बंद आंखों से रिसीवर उठाकर कान से लगाया और धीरे से कहा, हेलो। सुबह बखैर। वही रात वाली आवाज़ जिसे सुनते ही मुझे एकदम झटका लगा। तुम? मैं चीखते हुए कहा। हाँ मैं। अब आप उठ जाएं, उसने बड़े ही प्यार से कहा। क्या आप ये नहीं बता सकती कि आप कौन हैं? मैंने झुंझलाते हुए कहा। कभी तुम कहते हैं और कभी आप। खैर छोड़ें कि मैं कौन हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक लड़की हूँ। चलें मान लेते हैं कि आप एक लड़की हैं, मैंने बड़े नरम अंदाज में कहा। फिर बातें करें ना जो एक लड़के और लड़की के दरमियान होती हैं, क्योंकि आपने फ़र्ज़ कर लिया है कि मैं एक लड़की हूँ, उसने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। दरअसल बीबी, बात यह है कि मुझे ऐसी बातें करना नहीं आती। बातें करते रहिए, सीख जाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? खैर अभी तो मुझे कॉलेज जाने के लिए तैयार होना है, फिर कभी सही। अब आप बंद कर दें प्लीज़, मैंने उसे प्यार से कहा तो उसने अलविदाई कलमात कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि वो इस कदर बेतकल्लुफ़ी से क्यों पेश आ रही थी। सारा दिन मेरा दिमाग कॉलेज में उसी फ़ोन कॉल के बारे में उलझा रहा। बार बार ख्याल आता कि सलमान से पूछ लूं, मगर मैं भी अपनी ज़िद पर अड़ा रहा कि उससे नहीं पूछना।
شام ہونے تک میں ڈسٹرب رہا۔ ڈھلتے سورج کے ساتھ ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ فون اگر کوئی لڑکی کرتی ہے تو اس میں میرا کیا جاتا ہے، مجھے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے مرعوب ہو جائے۔ اگر یہ سلمان کی سازش ہے تو کیوں نہ یہ سازش اسی پر الٹ دوں، اس کو اپنا اس قدر گرویدہ کر لوں کہ وہ سب کچھ اگل دے۔ پھر سلمان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے یہ تب موقع محل کے مطابق سوچا جا سکتا ہے۔ میں یہ سب سوچ کر مطمئن سا ہو گیا۔ اس رات میں معمول کے مطابق دوستوں کے ساتھ گپے لگا کے خوشگوار موڈ کے ساتھ گھر آیا۔ فون کو اپنے پاس رکھ کر انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد اس کا فون آ گیا۔ میں اپنی سوچ کے مطابق اس سے باتیں کرتا رہا، ایک دوسرے کو جانے بغیر جانے کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئیں، اور جب 2-4 مرتبہ جھپکیاں لے لیں اور الفاظ سمجھ میں آنا بند ہو گئے تبھی اس کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے فون بند کر دیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں لاشعوری طور پر سمجھ رہا تھا کہ مجھے دیر ہو گئی، لیکن جوں ہی گھڑی پر نظر ڈالی تو احساس ہوا کہ میں معمول کے مطابق اٹھا ہوں۔ میں بالکل فریش تھا، مجھے ذرا بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یوں کئی دن گزر گئے، میں اس سے ہر طرح کی باتیں کر چکا۔ وہ کون سا موضوع تھا جس پر ہم نے باتیں نہیں کی؟ وہ بے دھڑک اور بڑے ہی بولڈ انداز میں اپنی رائے دیتی۔ کبھی کبھی میں خیال کرتا کہ وہ عورت نہیں ہے، لیکن پھر خود ہی اس خیال کو جھٹک دیتا۔ اس کی باتوں میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ زندہ دل بہت تھی، جو بات ماننے والی ہوتی بڑے آرام سے مان جاتی۔ اسے جب احساس ہوا کہ مجھے تہکمانہ لہجہ پسند نہیں تو اس نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ میں اگر کوئی غلط بات منوانے کی کوشش کرتا تو وہ 100 طرح کی دلیلیں دے کر اپنی بات منوا لیتی۔ وہ اگر اچھے انداز سے باتیں کرتی تو میں نے بھی کبھی اس کی انا کو مجروح نہیں کیا۔ یوں سلسلہ چلتا رہا اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ ایک معمول کی بات ہے۔ اس دن میں کالج سے واپس آ رہا تھا، میرے ساتھ سلمان بھی تھا۔ راستے میں سڑک کنارے ایک جگہ رش دیکھ کر میں نے بائک کو آہستہ کیا تاکہ جان سکوں کہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے رکتا دیکھ کر سلمان نے کہا، او چل یار، کیوں خواہ وقت ضائع کرتا ہے، دیکھیں تو صحیح کیا بات ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا اور بائک روک کر لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ کوئی بچہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا ہے۔ میں نے بچے کو دیکھنا چاہا، وہ 10-12 سال کا لڑکا تھا، شکل و صورت سے انتہائی غریب لگ رہا تھا۔ ذرا غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا اس کے کاندھے پر ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا، جیسا بوٹ پالش کرنے والے بچوں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ خون میں لت پت بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے یکدم ہی اس پر بہت ترس آیا، یہاں تک کہ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ تبھی میں نے اس کی نبض دیکھی، وہ زندہ تھا۔ آپ لوگ کیا تماشا کر رہے ہیں؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کو ہسپتال پہنچا دے؟ اماں کون لے جائے گا یار، غریب کا بچہ ہے، کون ذمہ داری لے گا؟ انہی میں سے ایک شخص نے کہا تو غصہ میرے دماغ میں ٹھونکریں مارنے لگا۔ تم لوگ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ پھر میں نے ذرا زور سے سلمان کو پکارا، کوئی رکشہ ٹیکسی روکو جلدی۔ کچھ ہی دیر میں ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں نے اس بچے کو اس میں ڈالا اور نزدیک ترین اسپتال لے گیا۔ کافی دیر تک چیک اپ کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور چوٹیں بھی خاصی آئی ہیں۔ ڈاکٹر، مجھے اس کے والدین کی خبر نہیں، میں اسے سڑک سے اٹھا کر لایا ہوں، لیکن پھر بھی آپ اس بچے کا علاج کریں، جو بل بنے گا میں دوں گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ڈاکٹر نے ہمدردی سے کہا تو میں نے گھر فون کر کے امی سے کچھ پیسے منگوا لیے۔ بہانہ بنا کر لیے گئے پیسے اتنے زیادہ تو نہیں تھے، لیکن فوری طور پر وہ میرے کافی کام آئے۔ تھوڑے سے پیسے سلمان کے پاس تھے، وہ بھی لے آیا۔ یوں کل ملا کر جو بنا ہم نے کیشیئر کے پاس جمع کروا دیا۔ شام ہونے تک ڈاکٹر نے تسلی دے دی کہ اب وہ بچہ خطرے سے باہر ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا رابطہ نمبر دے دیا تاکہ ضرورت پڑے تو مجھ سے رابطہ کر سکیں۔ میں بچے کے پاس گیا، وہ ہنوز بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ نہ جانے کس کا لخت جگر ہے، اگر سڑک پر مارا جاتا تو شاید اس کے والدین کو اس کی لاش بھی نہ ملتی، اور اگر مل بھی جاتی تو نہ جانے کس حالت میں۔ میں یہی سوچتا ہوا اسپتال سے باہر آ گیا۔ اس رات دوستوں میں بھی اس واقعے کا ذکر چلتا رہا، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق تبصرے کرتے ہوئے معاشرے کو مورد الزام ٹھہرایا، حالات کو برا بھلا کہا اور موجودہ نظام کو سڑا ہوا گردانتے رہے، اور پھر گھر آ گئے۔ اس رات جب کشف کا فون آیا تو لاشعوری طور پر میرا موڈ خراب تھا۔ کچھ دیر باتیں کرتے رہنے کے بعد اس نے احساس دلا ہی دیا، میرا خیال ہے آپ اپنا موڈ بحال کر ہی لیں تو زیادہ بہتر ہے،
اس نے نہایت خوشگوار انداز سے کہا، اصل میں یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم افسوسناک واقعے کے تاثر میں ذرا دیر رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج جو کچھ ہوا اس پر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ تو میں نے سارا واقعہ بتا دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اس قدر دیوالیہ ہو گئے ہیں کہ اب راہ میں مرتے ہوئے انسان کو اسپتال نہیں پہنچاتے۔ اور اسپتال بھی، خیر میں مانتا ہوں کہ بہت سی رکاوٹیں ہیں جو اس اخلاقی جذبے کو مضبوط تر کر دینے کی بجائے کمزور کر دیتی ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو کبھی ٹٹول کر دیکھا؟ برے حالات میں مزاحمت کرنے کی ذرا سی بھی قوت ہے ہمارے اندر؟ آپ تو بہت جذباتی ہو رہے ہیں۔ اگر میں کچھ کر نہیں سکتا، اظہار تو کر سکتا ہوں، میں نے دھیرے سے کہا۔ اچھا آپ آرام کریں، میں فون بند کرتی ہوں۔ اس نے ایک دم ہی کہہ دیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ خود فون بند کر دینے کو کہہ رہی تھی۔ اس وقت میں بھی یہی چاہتا تھا کہ سکون سے سو جاؤں، اس لیے زیادہ سوچنے یا بحث کی بجائے فون بند کر دینے کو ہی ترجیح دی۔ اگلے دن میں کالج جانے کی بجائے سیدھا اسپتال جا پہنچا۔ وہ بچہ ہوش میں آ چکا تھا۔ میں کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس کے گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اسپتال میں ہے۔ میں نے اس سے پتہ وغیرہ معلوم کیا تاکہ اس کے والدین کو اطلاع دے سکوں۔ اتنی دیر میں سلمان بھی آ گیا۔ پتہ اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہم دونوں اٹھ گئے۔ اسپتال سے باہر آتے ہوئے جب کیشیئر کے سامنے سے گزرے تو میں رک گیا تاکہ بیلنس کا پتہ چل جائے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور خوشگوار انداز میں بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس بچے کے علاج سے بھی زیادہ پیسے موجود ہیں۔ میرا مطلب ہے رات گئے ایک خاتون آئی تھیں، انہوں نے اس بچے کے بارے میں معلوم کیا اور پھر اندازاً خرچے کی بابت پوچھا۔ میں نے پوچھ کر اسے بتا دیا، وہ اتنے پیسے جمع کروا گئیں۔ اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ یہ میرے لیے مزید حیران کن بات تھی۔ انہوں نے اپنا نام تو نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ وہ آپ کی دوست ہیں۔ کیشیئر میری طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا جیسے وہ ان باتوں میں مزہ لے رہا ہو۔ اسی لمحے سلمان نے پوچھا، کون دوست؟ پتہ نہیں یار، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ پوچھا، وہ رات کتنے بجے آئی تھیں؟ یہی کوئی 12-1 کے درمیان۔ یہی وہ وقت تھا جب کشف نے فون بند کیا تھا اور میں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا تو وہ شکل و صورت سے کیسی تھیں؟ میں نے جھینپتے ہوئے پوچھا تو کیشیئر نے آنکھیں بند کر کے بڑے ہی رسان سے کہا، بہت خوبصورت۔ میں نے بہت کم خواتین ایسی خوبصورت دیکھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر انہیں اپسرا یا حور کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ تو یہ بات ہے۔ خیر وہ دوبارہ آئیں تو کہیے گا۔ خیر میں خود کہہ ڈالوں گا، اوکے۔ میں نے الوداعی مسکراہٹ کیشیئر پر ڈالی اور وہاں سے چل دیا۔ ابے او چپشا، یہ کیا چکر ہے؟ کون سی اپسرا تیری دوست ہے؟ سلمان کے لہجے میں حیرت، تجسس، خوشی اور طنز نہ جانے کیا کچھ تھا۔ سچ پوچھو تو مجھے بھی نہیں پتا، میں خود لا علم ہوں۔ میں نے پوری سچائی سے بتا دیا۔ میں نہیں مانتا، اگر تم بتانا نہیں چاہتے تو سیدھے۔ میرا یقین کرو، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے انتہائی لاچاری سے کہا۔ اچھا چلو پہلے اس بچے کے والدین کو مطلع کریں، سلمان نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ سپہر تک ہم نے اس کا گھر ڈھونڈ لیا۔ وہ ایک کچی آبادی میں مٹی کا گھر تھا جس میں اس بچے کے والدین تھے۔ وہ انتہائی پریشان تھے کہ ان کا بچہ کدھر گیا۔ ہم نے انہیں تمام صورتحال بتائی۔ وہ اسی وقت اسپتال کو چل دیے اور میں سلمان کو ڈراپ کر کے اپنے گھر آ گیا۔ جب ذرا سا سکون ہوا تو اچانک مجھے خیال آیا، میں نے تو کشف کو یہ بتایا ہی نہیں کہ وہ بچہ کس اسپتال میں ہے، اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ پھر خیال آیا، ہو سکتا ہے میں نے بتایا ہو مگر میرا دماغ نہیں مان رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو پھر اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ یہی سوال میرے دماغ میں کھپ گیا۔ رات جب اس نے فون کیا تو میرا اس سے پہلا سوال یہی تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا، اس بحث کو چھوڑ دو، بس خوشگوار موڈ میں میرے ساتھ باتیں کرو۔ پھر بھی میں مصر رہا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ صحیح بات ہے کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا، آپ یہ الجھن بھی دور کر لیں۔ اس نے یہ سب بڑے پیار سے کہا اور باتوں کا سلسلہ یوں ہی کسی اور جانب چل نکلا۔ شاید اب میں بھی اس کی باتوں کا عادی ہو گیا تھا۔ اس رات ہم دوست معمول کے مطابق گپے لگا رہے تھے کہ اچانک فائرنگ کی آواز نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ہم سے تھوڑے ہی فاصلے پر چند بدماش قسم کے لوگ
असलहे से लैस खड़े थे, जो शायद करीब ही खड़ी खुली जीप में आए थे। पूरे चौक में हलचल मच गई। बहुत सारे लोग वहां से खिसक गए। एकदम सन्नाटा छा गया। वो बदमाश ऊंची ऊंची आवाज़ों में गालियां बकते हुए उस दुकानदार से फौरन दुकान खाली करने को कह रहे थे, जो हाथ बांधे दुकान के अंदर खड़ा था। चंद लम्हे तकरार के बाद एक बदमाश ने दुकानदार को गिरेबान से पकड़कर बाहर निकाला और उस पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। वो बेचारा दुकानदार निहायत आजिज़ी से माफ़ी मांग रहा था। चौक में मौजूद किसी बंदे को भी ये जुर्रत न हुई कि वो उन बदमाशों का हाथ रोके। यार सलमान, देखिए किस कदर जुल्म हो रहा है, फौरन पुलिस को खबर करते हैं, मैंने उठते हुए कहा तो वो निहायत सुकून से बोला, कोई फ़ायदा नहीं होगा, यूं ही एक कॉल ज़ाया करोगे, मुझे करना है। मैं जल्दी से उठा और उस होटल के मालिक के पास रखे फ़ोन को उठाकर पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। रिसीवर फ़ौरन ही उठा लिया गया। मैंने पूरी तफसील बताकर फ़ोन रख दिया। मैं किसी कदर पुरसुकून हो गया। अब मुझे इंतज़ार था कि पुलिस कब आती है। बहुत वक्त गुजर जाने के बावजूद पुलिस नहीं आई। यहाँ तक कि उन बदमाशों ने अपने ताले लगाए और उसके बाहर पड़े सामान को आग लगाकर चले गए। वो बेचारा दुकानदार एक तरफ बेहोश पड़ा रह गया। यार लोग कितने बेहिस हैं, चल हम इसे उठाते हैं, कम से कम अस्पताल, मैंने कहा तो सलमान ने दुरुस्ती से मेरी बात काटते हुए कहा, ओए बैठ जा चुप करके, बड़ा आया हिस रखने वाला, पुलिस ने सारा इल्ज़ाम तुम पर डाल देना है और तुमने लोगों को अस्पताल पहुंचाने का ठेका लिया हुआ है, बैठ जा आराम से। उसके इस तरह कहने पर दूसरे दोस्त भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। बस हो गया, पुलिस को फ़ोन कर दिया तुमने, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मुझे पता है इसके आगे पीछे हैं लोग, खुद को संभाल लेंगे। तारिक ने बड़ी आहिस्तेगी से मुझे समझाया तो मैं बैठ गया। मुझसे फिर कुछ बोला नहीं गया, बस पत्थर आंखों से सबको देखता रहा। काफ़ी देर बाद पुलिस आई। उसने क्या कुछ किया हमें खबर नहीं। हम वहाँ से उठकर अपने घरों को चले गए थे। उस रात मेरा मूड फिर खासा ख़राब था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस दुनिया में बस रहे हैं, जहाँ अच्छाई करने वाले का साथ देने की बजाय उसे रोका जाता है। यूँ लगता है जैसे हम खून मिली हवा में सांस ले रहे हों। इस आलूदा हवा ने हमारे अंदर खुदगर्जी के जाले बुन दिए हैं। मैं सोचता रहा और अपने अंदर कुढ़ता रहा। इन सोचों से निजात उस वक्त मिली जब कशफ का फ़ोन आया। आज फिर मूड ख़राब है, उसने मुस्कान मिली आवाज़ में कहा। हाँ यार ऐसा ही है, अभी कुछ देर पहले कोई जुल्म हो गया होगा, उसने हंसते हुए कहा। देखो तुम भी तंज कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब हुआ? खुलेआम इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है और कोई रोकने वाला नहीं। जिसके पास थोड़ी सी भी ताकत है वो दूसरे को कुचल देना चाह रहा है। एहसास नाम की चीज़ ही नहीं इस माशरे में। मेरा ख्याल है आप सो जाएं, ज़्यादा सोचेंगे तो खामखा दिमाग थकेगा। मैं बंद करती हूँ। इतना कहते ही उसने अलविदाई कलमात कहे और खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। ऐसा दूसरी बार उसने किया था। उसी लम्हे न जाने क्यों मुझे एहसास होने लगा, इस तरह फ़ोन बंद करने के बाद वो कुछ ना कुछ कर लेगी। क्या करेगी ये समझ नहीं आ रहा था। मैं यूं ही ऊट पटांग सोचता रहा। फिर कब नींद आई पता ही ना चला। सुबह जब मैं कॉलेज पहुंचा तो स्टैंड पर लगे अखबारात पर हुजूम कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा था। ऐसे ही मैंने अपने क्लास फेलो से पूछा, कोई ख़ास खबर है जो यूं शहर उमड़ आया है? एक ही रात में 6 कत्ल हो गए हैं। मारने वाली कोई खूबसूरत हसीना थी। उसके इस तरह कहने पर न जाने क्यों मेरे दिमाग में अलार्म बज उठे। मैं जल्दी से स्टैंड के करीब गया। पहले सफ़े पर मकतूलीन की तस्वीरों पर नज़र पड़ते ही मैं चौंक गया। वो वही रात वाले बदमाश थे। खबर की तफसील में जो मालूमात मिली उनमें रात वाले झगड़े के बारे में जिक्र था। ऐनी शाहिदों के बयान थे जिनमें उन्होंने एक अकेली औरत का जिक्र किया था जो निहायत खूबसूरत थी। वो आई, उन्हें उन्हीं 6 को कत्ल किया, फिर फायरिंग करती हुई फरार हो गई। उसे अड्डे से पैदल भागते हुए तो देखा गया, लेकिन फिर मालूम नहीं हुआ कि वो किस सवारी पर थी, क्योंकि अगले चंद सानियों के बाद वो कहीं नज़र नहीं आई और यकदम कहीं गायब हो गई। तमाम शहर की नाकाबंदी के बावजूद कहीं भी उसका सुराग नहीं मिला। चंद लोगों ने उसकी शक्लो शबाहत के बारे में बताया भी, लेकिन सिवाय इसके कि वो बहुत खूबसूरत थी
और कुछ अंदाज़ा नहीं हो सका। सारा कुछ पढ़ने के बाद मैं शिश्ता रह गया। क्या ये कशफ ने किया है? अगर उसने किया है तो फिर वो क्या चीज़ है? कहीं वो कोई गैर इंसानी मखलूक तो नहीं? ये सोचते ही मैं पसीने में नहा गया। रात का पहला पहर ख़त्म हो गया था। मैं अपने बेड पर पड़े फ़ोन को तके जा रहा था। मुझे कशफ के फ़ोन का शिद्दत से इंतज़ार था, लेकिन उसके साथ साथ मैं लाशऊरी तौर पर अनजाने खौफ में भी मुब्तला हो गया था। मामूल के मुताबिक फ़ोन की घंटी बज उठी, फिर काफ़ी देर तक बेल बजती रही। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि रिसीवर उठाऊं। जब बेल बंद ना हुई तो मैंने जी कड़ा करके हवास बहाल किए और रिसीवर उठाकर बड़े ही एतमाद से हेलो कहा। क्या बात है, बड़ा मुरझाया हुआ लहजा है? उसने निहायत खुशगवार लहजे में कहा। नहीं, हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं, बस ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने ख्वामखा ही बहाना तराश लिया। अच्छी अच्छी बातें करोगे ना तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर छेड़ो कोई बात। मैंने भी अचानक निहायत खुशगवार लहजे में कहा, क्योंकि मैंने इन्हीं चंद लम्हों में फ़ैसला कर लिया था कि ना तो मैं उसे किसी फ़ोन के बारे में एहसास दिलाऊंगा और ना ही ये पता लगने दूंगा कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। मैं उन्हीं लम्हों में अपना एतमाद बहाल कर चुका था। उस रात मैं फ़ोन बंद करके सो नहीं सका, बल्कि कशफ के बारे में सोचता रहा। मैं इब्तिदा में उसे जो समझ रहा था, कशफ बहरहाल वो नहीं थी। अगर ऐसा होता तो सलमान अब तक फट चुका होता और किसी ना किसी हवाले से वो बात ज़रूर करता। मुझे अपने आप पर हैरत हो रही थी कि मैंने कशफ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की, कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, कहाँ रहती है। एक दो बार मैंने उसका फ़ोन नंबर जानने की भी कोशिश की थी। एक बार उसने अपना फ़ोन नंबर बताया भी था, जो मैं भूल गया था। टेलीफोनिक दोस्ती अपनी जगह, लेकिन खबर तो होनी चाहिए कि वो कौन है। तब मैंने फ़ैसला किया कि उसका नंबर तलाश करके उस तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करूंगा। अगले दिन मैंने कॉलेज जाने की बजाय टेलीफोन एक्सचेंज का रुख किया। वहां से पता चला कि मुझे नंबर मालूम हो सकता है। मैं खुश हो गया। ये तो बड़ा आसान है, चंद दिनों में मुझे मालूम हो जाएगा कि वो किस नंबर से बात करती है। टेलीफोन नंबर मिल जाने के बाद फिर उसका पता मालूम करने में कोई दुश्वारी ना होगी। मैं खुद में बड़ी सनसनी महसूस कर रहा था। यकीनन उसका पता मिल जाएगा कि वो कौन है। फिर जो मेरे दिमाग में वहम पल रहे थे वो दूर हो सकते थे। उस वक्त शाम ढल रही थी जब मैं एक मसरूफ़ शाहराह पर बाइक भगाए घर की तरफ जा रहा था। मेरे दिमाग में कशफ थी कि आज रात उससे क्या बातें करनी हैं। उस वक्त सड़क पर इतना रश भी नहीं था। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। बाइक पर गिरफ्त ढीली होते ही वो लड़खड़ा गई। फिर अचानक ही शोर हुआ और मैं इतना समझ सका कि मैं बाइक पर से उछला हूँ और फुटपाथ पर गिरा हूँ। उसके बाद हर तरफ तारीकी छा गई और मुझे होश न रहा। मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने बदन पर लगी चोटों का एहसास होने लगा। मैं काफ़ी हद तक ज़ख्मी हो गया था। मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने बोलना चाहा लेकिन मेरी आवाज़ न निकली। थोड़ी देर बाद एक नर्स मेरे पास आई। उसने मुझे देखा तो पलट गई। चंद लम्हों बाद उसके साथ एक डॉक्टर आ गया। काफ़ी देर देखते रहने के बाद उन्होंने पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तब मैंने बमुश्किल जवाब दिया कि मैं कैसा हूँ। उन्होंने मेरा पता पूछा तो तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर वालों को अभी तक पता नहीं चला। मैंने फ़ोन नंबर लिखकर देते हुए पूछा कि मुझे यहाँ कौन छोड़कर गया। एक खातून थी जिन्हें आप सड़क पर मिले थे, उनका कोई अता पता? ये पूछने पर भी नहीं बताया उन्होंने। डॉक्टर ने तेज़ी से कहा और वापस मुड़ गया। नर्स ने मुझे दवाएं और इंजेक्शन दिया तो मैं फिर से होशो खिरत से बेगाना हो गया। अगले दिन मेरे घर वाले मेरे पास थे। मैं 3 दिन तक अस्पताल में रहा। फिर मैं घर आ गया। इस दौरान मुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मुझे कशफ का फ़ोन नंबर मालूम करना है। मैं जब घर आया और रात का दूसरा पहर शुरू हुआ तब अचानक मुझे याद आया। ऐसा याद आते ही वही ऊट पटांग सोचें मेरे दिमाग में उबलने लगीं। मैं लाख चाहने के बावजूद भी उनसे पीछा न छुड़ा सका। वो पहली रात थी कि मैं घर पर था और कशफ का फ़ोन नहीं आया था। मैं इस तब्दीली पर हैरान था। अगले दिन जब सब लोग अपने अपने कामों पर चले गए और अम्मी किचन में थी तब इशरत आ गई। वो मेरी कज़न थी। बचपन में हम इकट्ठे ही स्कूल में पढ़ते थे। वो हमारे मोहल्ले में ही रहते थे। फिर वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। फासले में दूरी हो जाने के बावजूद हम में ताल्लुकात वही थे। वो रोज़ अपने घर वालों के साथ मेरी अयादत को आती रही। आज न जाने वो अकेली क्यों आ गई थी।
आज कॉलेज नहीं गई और फिर अकेली आई हो? यूं ही इधर उधर की बातों के बाद मैंने सरसरी अंदाज में पूछ लिया। मेरा यूं आना अच्छा नहीं लगा। उसने बड़ी अदा से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, मैंने यूं ही पूछा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच पूछो तो जब से तुम्हारा हादसा हुआ है ना, मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँ और तुम्हारे सारे काम खुद करूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई। इशरत, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने खुशगवार हैरत से पूछा। कुछ नहीं, तुम नहीं समझ सकोगे, उसने झेंपते हुए कहा। तुम कौन सा मसला हो जो मेरी समझ में ना आ सके? मैंने हंसते हुए कहा। वाकई? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा तो मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया और धीरे से कहा, मैं तुम्हें भी समझता हूँ और तुम्हारे जज्बात को भी। बस मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो, सब संभाल लूँगा। मेरे इस तरह कहने पर उसने मेरा हाथ मजबूती से अपने हाथों में थाम लिया। फिर वो एकदम ही कमरे से बाहर चली गई। फिर वो शाम तक मेरे पास रही। वो बहुत खुश थी और मैं भी इस तब्दीली पर बहुत खुश था। हम में परवान चढ़ने वाली खामोश मोहब्बत ने जब इजहार का रूप धारा तो तब मैंने जाना कि ये कितना फरहत बख्श एहसास है। चंद दिन बाद मैं चलने फिरने के काबिल हो गया और जिस दिन मैं कॉलेज गया उसी रात कशफ का फिर फ़ोन आ गया। मेरा सबसे पहला शिकवा यही था, मैं इतने दिनों बीमार रहा, तुमने एक बार फ़ोन करके भी पता नहीं किया। बस मैं शहर में नहीं थी, उसने मुरझाए हुए लहजे में कहा। तब यूं बातों का सिलसिला चला जो दराज होता चला गया। उससे बातें करते रहने के दौरान मेरे दिल में ख्वाहिश उभरती रही कि उससे कहूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मगर बावजूद ख्वाहिश के मैंने इजहार नहीं किया। अब मैं उसे खुद तलाश कर लेना चाहता था। अगले दिन मैं फिर एक्सचेंज जा पहुँचा। मैंने जिस शख्स से पहले बात की थी उससे दोबारा मिला, उसे तमाम सूरत हाल बताई। तब फिर मुझे दोबारा बताया गया कि किस तरह उसका नंबर तलाश किया जा सकता है। वहाँ से निकलते हुए मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि अभी रात हो जाए और कशफ का फ़ोन आ जाए। दोपहर के बाद जब मैं घर पहुँचा तो अम्मी घर पर नहीं थी। छोटी भाभी से मालूम हुआ कि वो इशरत के घर गई हुई हैं। वो क्यों गई हैं? मैंने आम से अंदाज में पूछा। वो इशरत है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आंटी परेशान थी, उन्होंने बुलाया था। छोटी बता रही थी और मेरे दिमाग में अलार्म बजना शुरू हो गए। ज़रूर कोई गड़बड़ है। मैंने फ़ोन पर उनके घर के नंबर मिलाए ताकि सूरत हाल जान सकूं। फ़ोन आंटी ने उठाया। क्या हुआ इशरत को? मैंने निहायत तजस्सुस से पूछा। पता नहीं, सुबह से ही ऊट पटांग बातें किए जा रही है, बार बार खुदकुशी की धमकी दे रही है। ऐसा क्यों? मैंने चीखते हुए पूछा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने इंतहाई परेशान कुन लहजे में जवाब दिया। आंटी आप फिक्र न करें, मैं आ रहा हूँ, उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मैंने इतना कहा और रिसीवर रख दिया। उसी वक्त मैं घर से निकला और आंटी के घर की तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही उनके गेट पर पहुंचा, घर से चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने इंतहाई सिरत से बाइक को स्टैंड पर लगाया और जिधर से चीखों की आवाज़ आ रही थी उधर भागा। कमरे का मंजर इंतहाई खौफनाक था। इशरत ने हाथ में छुरी पकड़ी हुई थी और वो खुद खून में लथपथ थी। आंटी और अम्मी ने उसको काबू किया हुआ था। मेरे कमरे में कदम रखते ही वो एकदम पुरसुकून हो गई और नीम बेहोश सी ज़मीन पर गिर गई। छुरी उसके हाथ से दूर जा गिरी। मैंने देखा उसके कई जख्म आए हुए थे। सबसे बड़ा जख्म गर्दन के पास था, जैसे उसने अपना नरखरा काटने की कोशिश की हो। कंधा, पेट, बाजू, टांगें, सब पर जख्म थे। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और अम्मी आंटी की मदद से उसे गाड़ी में डाला और सीधा अस्पताल लेकर गया। मेरे दिमाग में बार बार कशफ का नाम ठोकरें मार रहा था। रात गए तक मैं उनके पास रहा। तब अम्मी ने मुझे घर जाने को कहा। मैं खुद भी घर आना चाहता था। रात का दूसरा पहर शुरू होने वाला था। मैं शिद्दत से कशफ के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। उस रात एक एक लम्हा मुझ पर भारी हो रहा था। बहुत इंतज़ार के बाद उसका फ़ोन आ गया। अगरचे मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि उससे बात करूं, फिर भी मैं बातें करता रहा। बहुत देर बातें करते रहने के बाद उसने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लहजे में गहरी उदासी थी। वो क्यों? मैंने यूं ही कह दिया। मेरा दिल चाहता है, क्या तुम आओगे? लहजे में वही वीरानी थी। हाँ मैं आऊँगा, मैंने पूरे यकीन से कहा। तो उसने शहर के सबसे बड़े होटल का नाम बताते हुए मुझे डिनर की दावत दे दी, जिसे मैंने कबूल कर लिया। फिर यूं ही बातें करते रहने के बाद फ़ोन बंद हुआ और मैं सो गया। अगला सारा दिन इशरत के पास अस्पताल में गुजर गया।
वो होश में थी और बहुत ज़्यादा नकाहत महसूस कर रही थी। तकरीबन दोपहर के वक्त मुझे उससे अकेले में बात करने का मौका मिला। इशरत, क्या हुआ था तुम्हें? मैंने बहुत प्यार से उसका हाथ थामते हुए पूछा। पता नहीं कैसे मुझ पर एक जुनून सा सवार हो गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। ऐसा क्यों? किसी ने कुछ कहा था? मैंने पूछा। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, बस मुझे यूं लग रहा था कि जैसे कोई सरगोशी में कह रहा है कि मैं अपना खून बहा दूं। वो धीरे धीरे बोल रही थी। तुम क्या अजीब सी बात नहीं कह रही हो? मैंने हैरत से कहा। मैं अब खुद हैरान हो रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मुझे खुद होश नहीं था कि मैंने कब छुरी उठाई और कब खुद को जख्मी करती रही। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, देखो, ये जो तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो ना, इसकी वजह कुछ और हो सकती है। तुमने अपना ख्याल रखना है। ऐसा कहते हुए मैंने उसको समझाने की बजाय खुद अपने आप को मुतमईन किया। तब मैंने उससे बहुत सारी बातें की, यहाँ तक कि उसके घर वाले आ गए और फिर मैं शाम तक उसके पास रहा। सूरज गुरूब हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने बेहतरीन लिबास पहना और पूरी तरह तैयार होकर जब मैं बाइक की बजाय गाड़ी लेकर घर से निकला तो कशफ को दिए गए वक्त से थोड़ा ऊपर हो गया था। मैं बड़े आराम से उस होटल पहुंचा। एक दूसरे को पहचानने के लिए हमारे दरमियान जो तय हुआ था उसके मुताबिक मैं सीधा काउंटर पर गया और वहां से कशफ के बारे में पूछा। काउंटर पर मौजूद खातून ने बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मुझे खुशामदीद कहा और फिर एक वेटर को बुलाकर समझाया कि मेरी कहाँ तक रहनुमाई करे। मैं उसके साथ साथ चलता गया। वो बजाय डाइनिंग हॉल में ले जाने के लिफ्ट के जरिए एक कमरे में ले गया। दस्तक के जवाब में जब दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने एक निहायत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो चेहरे से मशरकी लग रही थी, जबकि उसने लिबास मगरबी अंदाज का पहना हुआ था। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए बड़े ही नाज से कहा, मैं कशफ, खुशामदीद कहती हूँ, आइए तशरीफ़ लाइए। वो एक तरफ हट गई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मेरे इंतहाई करीब आकर बोली, आइए तशरीफ़ रखिए ना। उस वक्त एक अजीब सी किस्म की महक से मैं मदहोश सा हो गया। मुझे यूं लग रहा था कि मेरे हवास मेरे काबू में ही ना हों। एक खूबसूरत लड़की जिसका अंग अंग मेरे सामने था, वो लिबास पहने हुए थी, लेकिन उस लिबास से बदन के तमाम नशेब फराज का पता चलता था। महंगे तरीन होटल का कमरा, मदहोश कर देने वाली महक और उसका वालेहाना अंदाज, ये सब मेरे आसाब पर सवार हो रहा था। मैं एक सोफे पर जाकर बैठ गया। तब मैंने कहा, बजाय डाइनिंग हॉल के तुमने यहाँ क्यों? मैंने धीरे से कहा, डार्लिंग, क्या तुम्हें तन्हाई में बातें करना अच्छा नहीं लगता? वो लज्जा कर बोली, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा तय नहीं हुआ था। मैंने यूं ही बात बढ़ाई, ज़रूरी तो नहीं कि हर मामले को पहले तय कर लिया जाए। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जिनमें न जाने क्या कुछ मचल रहा था। फिर बहुत देर हमारे दरमियान बातें होती रहीं। हमने खाना भी वहीं खाया। वो इसरार करके मुझे खिलाती रही। फिर जब रात का दूसरा पहर भी ख़त्म होने को आया तो मैंने जाने की इजाज़त चाही। क्या दिल भर गया? उसने शिकवे भरे लहजे में कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि घर। मैंने धीरे से कहा, मैं तो चाहती थी कि आप रात इधर ही रहें, इधर ही सो जाएं, सुबह चले जाइएगा। उसका लहजा इंतहाई खुमार आलूद था। नहीं, मुझे जाना है, फिर मिलेंगे, मैंने उठते हुए कहा। तब वो भी उठ खड़ी हुई। मैं वापसी के लिए मुड़ा तो उसने एक तरफ पड़ा हुआ सफ़ेद लिफाफा उठाया और मुझे देते हुए बोली, ये लें, लेकिन इसे कल सुबह खोलना है। ऐसा कहते हुए उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। तभी उससे उठने वाली महक ने मुझे मदहोश कर दिया। मेरे जिस्म में सनसनी होने लगी और खून की गर्दिश इंतहाई तेज़ हो गई। शायद मैं पिघलने लगा था। तब अचानक मैं होश में आ गया। उसे मैंने खुद से अलग किया और तेज़ी से चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया और फिर पार्किंग एरिया तक जाते हुए मैं अपने हवास में नहीं। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने लगा तो एकदम ही मुझे लिफाफे का ख्याल आया। वो रात से ही गाड़ी में पड़ा था। मैं गैराज में गया तो वो लिफाफा गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा था। मैंने उसे उठाया और वहीं खोल लिया। उसमें एक चेक था जिसमें 7 हिस्सों के हिसाब से रकम का इंदराज था। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। चेक मेरे नाम था। कशफ ने ऐसा क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आ रहा था।
लेकिन इससे पहले मुझे ये सोचना था कि इस चेक का क्या करूं। बैंक में जमा करा दूं या कशफ को वापस कर दूं। कुछ भी समझ में ना आया तो मैंने वो चेक जेब में डाला और कॉलेज चला गया। क्लासरूम में बैठे मुझे ख्याल आया कि क्यों ना सलमान से मशवरा करूं कि उसकी क्या राय है। क्लास ख़त्म होते ही मैं सलमान को एक पुरसुकून गोशे की तरफ ले गया और उसे कशफ के बारे में बताया। ये सारी बकवास मुझे क्यों सुना रहे हो? उसने तंज़ी अंदाज में कहा। इस चेक के लिए कि मैं इसका क्या करूं? मैंने लिफाफा उसके हाथ पर रखते हुए कहा। उसने चेक देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कितनी ही देर तक सकते के आलम में रहा, फिर निहायत पुरजोश लहजे में बोला, तेरी तो लॉटरी लग गई है बे घामड़। इसे बैंक में जमा करवा और क्या करना है। चल उठ, अभी चलते हैं। वो फौरन ही उठ गया। कुछ देर बाद हम बैंक के सामने थे। वो चेक जमा करवाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। न जाने क्यों एक खौफ सा मुझ पर तारी हो गया था। सलमान निहायत पुरजोश था। जब बैंक से निकले तो सलमान ने रास्ते में कहा, ओए ज़रा टेलीफोन एक्सचेंज तो चलो, देखें उस हसीना का नंबर मालूम हुआ कि नहीं। बिल्कुल। मैं फ़ौरन ही तैयार हो गया और बाइक का रुख उधर मोड़ लिया। कुछ ही देर बाद हम मुतल्लिका आदमी के सामने थे। वो नंबर मालूम हो गया है। ये लिस्ट है जो कल शाम से सुबह तक आपके यहाँ फ़ोन आए हैं। वैसे हम यूँ बताते तो नहीं हैं। उस शख्स ने कहा, मेहरबानी है आपकी, मैं अभी देख लेता हूँ। फिर मैंने लिस्ट पर नज़र डाली। मुझे वो वक्त मालूम था जब कशफ ने फ़ोन किया था। अगले लम्हे मैंने वो नंबर कागज़ पर लिखते हुए कहा, जहाँ इतनी मेहरबानी की है वहाँ इसका एड्रेस भी पता करवा दें। साथ ही मैंने एक बड़ा नोट निकाल लिया। फिर कुछ ही देर बाद उसने एक रजिस्टर से वो पता हमें नोट करा दिया। यार बात सुन, क्यों ना आज ही उसके घर का पता कर लें। एड्रेस तो है हमारे पास, सलमान ने बड़े जोश से कहा। ये भी सही, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे लग जाएंगे, मैंने हंसते हुए कहा। फिर उस एड्रेस के मुताबिक हम ने तय किया कि हमें किधर जाना है। वो एड्रेस हाईवे की तरफ था। उस वक्त दोपहर होने को थी। हम दोनों उस एड्रेस की तलाश में हाईवे पर पहुंच गए। ज़रा देर बाद जब उस घर तक पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए। वो घर नहीं बल्कि एक वीरान खंडर था, हवेली थी, जिसमें किसी की रिहाइश का 1% भी इम्कान नहीं था। ये क्या? सलमान ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। ज़रूर हमें गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। ये हो ही नहीं सकता। खैर इत्मीनान के लिए यहाँ आसपास से पूछ लेते हैं। सलमान ने वो एड्रेस वाला कागज़ लिया और कुछ देर तक करीब के लोगों से पूछता रहा। तब मालूम हुआ कि वो हवेली चंद साल पहले तक आबाद थी। फिर यहाँ के मकीन पता नहीं किधर चले गए। उनके बाद कोई नहीं आया। ये मुनहदिम होती रही, किसी ने आकर भी नहीं देखा। लोगों का ख्याल है कि यहाँ जिन भूत रहते हैं। मैं इन बातों से मुतासिर नहीं हुआ। मुझे पागल कर देने वाली यही बात थी कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता, ये हवेली वीरान है, तो फिर मुझे टेलीफोन कहाँ से आते रहे, वो नंबर, वो एड्रेस। आओ ज़रा अंदर चलकर देखें, मैंने सलमान से कहा। वो झिझकते हुए मेरे साथ चल दिया। वीरान सी हवेली की दीवारें गिरी हुई थीं। हम दोनों इंतहाई मायूसी से उन दीवारों पर नज़र डाल रहे थे कि अचानक एक पागल सा शख्स हमारे सामने आ गया। हम दोनों बुरी तरह चौंक गए। तब उस शख्स ने कहकहा लगाते हुए कहा, आ गए लड़की को ढूंढने, मगर वो तुम लोगों को यहाँ नहीं मिलेगी, बल्कि कभी भी नहीं मिलेगी। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। वही जिसे तुमने एक दिन मिठाई भी खिलाई थी और चाय भी पिलाई थी, उसने अजीब अंदाज में हंसते हुए कहा। तब मुझे अचानक याद आ गया, उस दिन जब मैं सलमान का मजाक उड़ा रहा था, उस दिन वो फ़कीर आया था। तुम? हाँ मैं, तुमने मिठाई खिलाई और चाय पिलाई। तब मैंने सोचा ज़रा तुम्हें भी बता दें कि इस दुनिया में क्या कुछ हो सकता है। वो कशफ? हाँ, उसे मैंने ही तुम्हारी तरफ मुतवज्जे किया था। तुम उसके बारे में तजस्सुस ना करते तो जब तक चाहते उससे फ़ायदे लेते, मगर अब वो तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली। वो क्या चीज़ थी? सलमान ने पूछा। इधर देखो, उसने एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो दीवार यकदम ही सिनेमा स्क्रीन की तरह रोशन हो गई। उस पर वही मंजर उभर आया जब मैं उससे मिलने होटल गया था। बाकी सब कुछ वैसे ही था, लेकिन कशफ की जगह अजीबुल खलकत मखलूक थी। गहरा सियाही माइल सब्ज रंग, जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था।
उसकी सांसों से पानी की तरह रतूबत निकल रही थी। ब्राउन रंग की जुबान और इस तरह की आंखें इस कदर भयानक लग रही थी कि मुझे यूं लगा जैसे मैं खौफ से ठंडा हुआ जा रहा हूँ। दीवार पर मंजर चल रहा था। जैसे ही खाने का मंजर आया तब मेरी नज़र खाने पर पड़ी। वहाँ बर्तनों में इंसानी खून, इंसानी कटे हुए आज़ा पड़े थे, जिन्हें वो भी और मैं भी खा रहा था। मुझे एकदम उबकाई आ गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरा मैदा बाहर आ गया है। फिर मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। मुझे जब होश आया तो मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग थे। मैं सड़क किनारे पर पड़ा था। पता नहीं ये पागल हैं या इन्हें मालूम नहीं था इस खंडर के बारे में। पता नहीं होगा ये गए क्यों थे। मैंने जब देखा ये उधर जा रहे हैं तो लोगों को बताया। जब हम काफ़ी सारे लोग उधर गए तो ये दोनों बेहोश पड़े थे। यार कोई इन पर पानी फेंक कर इनकी कैद तो साफ करो। ये और ऐसी कई आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती रहीं। मैं खौफ के आलम में एक लफ्ज़ भी ज़बान से नहीं निकाल सका। शायद सलमान बोल रहा था। तब लोगों ने हमें उठाकर हमारे घरों तक पहुंचाया। फिर उस रात के बाद कशफ का कभी फ़ोन नहीं आया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।